नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी। और वक्त हो चला है सुपरफास्ट 100 का। पंचकुला में हर हित रिटेल विस्तार योजना को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। महत्वाकांक्षी योजना हर हित रिटेल विस्तार का शुभारंभ किया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, कृषि मंत्री जेपी दलाल समेत कई मंत्री और गणमान्य लोग हुए शामिल। सीएम ने कहा कि कोई युवा बेरोजगार ना रहे, इसके लिए रोजगार की दिशा में सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। युवा सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं और मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग नौकरी पाते हैं। साथ ही कहा कि ऐसे में जो युवा नौकरी हासिल नहीं कर पाते, उनके लिए इस योजना के जरिए रोजगार का मार्ग बनाया जा रहा है, ताकि 2024 तक बेरोजगार मुक्त और रोजगार युक्त हरियाणा बनाया जा सके। सीएम ने कहा, प्रदेश में इस योजना के तहत कई स्टोर खोले जाएंगे, ताकि लोगों तक सामान भी आसानी से पहुंच सके। रोजगार के अवसर पैदा करना हमारा लक्ष्य है। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह सोमवार को पिहोवा नगरपालिका कार्यालय पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नगरपालिका के काम में खामियां पाए जाने पर 3 अधिकारियों को मौके पर सस्पेंड किया। वहीं एक अधिकारी को नोटिस भी जारी किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए संदीप सिंह ने कहा कि जिन जेई का नगर पालिका के जनवरी महीने से काम पेंडिंग पड़ा था, उनको सस्पेंड किया गया है। वहीं एक अधिकारी 10 मिनट लेट पहुंची तो उसको भी नोटिस दिया गया। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने गृह मंत्री अनिल विज से अपील करते हुए कहा कि प्रदेश में जहां भी ऐसे अधिकारी हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। आज सावन महीने का दूसरा सोमवार है। सुबह से ही शिवालयों पर जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। शिव मंदिरों में भगवान शिव के नाम का मंत्रों का उच्चारण भी किया जा रहा है। सावन के सोमवार का बहुत ज्यादा महत्व होता है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। सोमवार का व्रत करने से भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। सोनीपत के 900 साल पुराने प्राचीन शंभु दयाल मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर में आए श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर दूध से जलाभिषेक किया। इस दौरान मंदिर में भक्तों हर हर महादेव के जयकारे भी लगाए और भगवान शिव की आराधना भी की। देश कोरोना महामारी के खिलाफ मजबूती से जंग लड़ रहा है और वैक्सीन इस जंग का सबसे बड़ा हथियार है। इस बीच देश ने जुलाई महीने का टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इसके साथ ही भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टीके लगाने के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। शनिवार को रिकॉर्ड 87,60,000 खुराक के साथ भारत में जुलाई महीने में 13 करोड़ 5 लाख वैक्सीन लगाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। देश में अब तक 47 करोड़ लोगों को कोरोना की कम से कम एक डोज दी जा चुकी है। ये नंबर चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा है। देश में 10 करोड़ 2 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी हैं। देश में सबसे ज्यादा टीका लगाने वालों राज्य की बात करें तो अभी तक महाराष्ट्र की रेस आगे चल रही थी, लेकिन अब 4.84 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर यूपी ने महाराष्ट्र को पछाड़ दिया है। देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर इजाफा देखने को मिल रहा है। कोरोना की दूसरी लहर से अब तक 11 हफ्तों में पहली बार कोरोना के मामलों में तेजी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में 40,134 नए केस सामने आए हैं, जबकि 422 मरीजों की मौत हो गई है। वहीं एक दिन में कोरोना से 36,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं 26 जुलाई से 1 अगस्त के बीच देश में 2,86,000 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं। ये इसके पिछले हफ्ते से 7.5% ज्यादा हैं। प्रदेश में कोरोना के 29 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 24 घंटों में कोरोना से 23 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। वहीं 3 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी।
प्रदेश में कोरोना से अब तक 9,638 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 715 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। जाखल में नगर पालिका के प्रधान और उप प्रधान पद हेतु होने वाले चुनाव स्थगित हो गए हैं। आपको बता दें कि नगर पालिका में चुनाव आज होने थे, लेकिन किसी कारण चुनावों को टाल दिया गया है। अब ये चुनाव 5 अगस्त को किए जाएंगे। हालांकि संबंधित विभाग की ओर से चुनाव को लेकर व्यापक किए जा चुके हैं। रेवाड़ी में गरीबों के निवाले पर डाका डालने का मामला सामने आया है। दरअसल बावल उपमंडल के 8 गांव के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों ने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी को शिकायत दी है, जिसमें कहा गया है कि नवंबर 2019 का सरकारी राशन वितरण नहीं हुआ है। दरअसल असरा का माजरा के डिपो होल्डर राज नारायण को 8 गांव में सरकारी राशन वितरण की जिम्मेदारी दी गई थी। नवंबर 2019 में गरीबों को राशन वितरण करने के लिए 210 क्विंटल गेहूं और अन्य खाद्य सामग्री डिपो पर भेजी गई थी, लेकिन 18 अक्टूबर को ही राज नारायण डिपो होल्डर की सप्लाई बंद कर दी गई। राज नारायण का सरकारी राशन वितरण डिपो रद्द कर दिया गया है। राज नारायण को अब खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक ने दूसरे डिपो होल्डर को गेहूं सौंपने के निर्देश दिए। राज नारायण ने केशवपुर के डिपो होल्डर अशोक कुमार को खाद्य सामग्री सौंप दी, लेकिन इसका लिखित में कोई प्रमाण नहीं है। अब केशवपुर के डिपो होल्डर अशोक कुमार खाद्य सामग्री मिलने की बात से इंकार कर रहा है। जब इस बारे में खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक गजेंद्र कुमार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आज भी ये स्टॉक राज नारायण के खाते में है, लेकिन कार्रवाई को लेकर उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। सोनीपत के एम्स अस्पताल से बिना किसी नोटिस के मेडिकल के छात्रों को हटा दिया गया है, जिस पर छात्रों ने आरोप लगाया है कि कोरोना महामारी में किसी दलाल के थ्रू मेडिकल के छात्रों को एम्स अस्पताल में लगाया गया था और बाद में बिना किसी नोटिस के बाहर निकाल दिया गया। छात्रों का आरोप है कि कोरोना महामारी में सिर्फ 3 महीनों के लिए ही उन्हें लगाया गया था। इधर चौकी इंचार्ज ने बताया कि अगर पुलिस के पास कोई लिखित में शिकायत आती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। छात्रों ने यह भी कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती तब तक वे अस्पताल के बाहर ही धरना देते रहेंगे। मुख्यमंत्री किसान और खेतीहर जीवन सुरक्षा योजना पलवल जिले में कारगर साबित सिद्ध हो रही है। मार्केट कमेटी पलवल के सेक्रेटरी नरवीर सिंह ने बताया कि जिले में किसानों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। हरियाणा रोडवेज के पानीपत डिपो के कोरोना और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। पानीपत डिपो में धोती कुर्ताधारी निर्मल ताऊ ने लोगों को जागरूक किया। आपको बता दें, पानीपत डिपो में ये ताऊ आपको कभी भी बस में दिखाई देगा तो कभी बस अड्डे परिसर में लोगों को कोरोना और साफ सफाई के प्रति जागरूक करता मिलेगा, क्योंकि लोग ऐसी जगह पर अक्सर लापरवाही से और गंदगी फैलाते हैं और कोरोना संक्रमण को बढ़ावा देते हैं। ताऊ ने अधिकारियों के साथ मिलकर यात्रियों को कोरोना और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। कभी ताऊ बस में चढ़े नजर आए तो कभी ये ताऊ परिसर में देसी अंदाज में लोगों को समझाते नजर आए। तरीका चाहे कुछ भी हो, लेकिन हरियाणा रोडवेज ने यात्रियों को स्वच्छता और कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए यह अच्छी मुहिम शुरू की है। फतेहाबाद में बीते दिनों हुई भारी बारिश के चलते शहर और गांव में जल भराव की समस्या खड़ी हो गई है। माजरा रोड क्षेत्र में बारिश और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का पानी खेतों में छोड़े जाने को लेकर 6 अलग अलग प्रतिनिधिमंडल डीसी से मिले और अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। किसान नेता मनदीप नथवान ने बताया कि जरूरत के समय गांव में फसलों के लिए तो दूर पीने के पानी तक की किल्लत हो जाती है और अब बारिश में जब खेत पानी से लबालब हैं। कैथल में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसान सभा की ओर से लघु सचिवालय में धरना और प्रदर्शन किया और साथ में नारेबाजी भी की।
इस दौरान किसानों ने बताया कि जिले के सोंगरी, गुलियाना, किठाना, रोहिड़ा, किछाना, बाढ़ सीकरी, खेड़ी, लांबा गांव में बारिश की वजह से जल भराव हो गया है और सारी फसलें पानी में डूब गई हैं। किसानों ने कहा, हम चाहते हैं कि सरकार खराब हुई फसलों की जल्द से जल्द गिरदावरी कराकर मुआवजा दे। साथ ही किसानों ने कहा कि जो मजदूर इन खेतों में काम करते हैं, बारिश के चलते उनके मकान भी गिर गए हैं, उनकी भी गिरदावरी के बाद मुआवजा दिया जाए। उच्चाना मंडी से उच्चाना गांव और आसपास के 24 गांव को जाने वाले रास्ते में रेलवे लाइन की वजह से रेलवे अंडरपास आम जनता की सुविधा के लिए बनाया गया है, मगर आज ये अंडरपास एक तालाब का रूप धारण कर चुका है। आपको बता दें, यहां पर आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण इस रास्ते से जाने वाले राहगीरों को अंडरपास में ज्यादा पानी होने की वजह से अपना व्हीकल वापस लाने को मजबूर होना पड़ रहा है। सिरसा के खाजाखेड़ा रोड स्थित निजी स्कूल में हंगामा हो गया है। स्कूल की 12वीं कक्षा के स्टूडेंट इकट्ठा होकर स्कूल के बाहर पहुंचे और आर्ट्स में सही नंबर न आने पर रोष जताने लगे। स्कूल के बाहर कुछ समय के लिए एक साइड से रोड जाम भी किया गया और आने जाने वाले वाहनों को आगे नहीं जाने दिया। छात्र स्कूल में धरना लगाकर भी बैठ गए। बढ़ते विवाद के चलते स्कूल के वाइस प्रिंसिपल विशंबर दयाल स्टूडेंट्स को समझाने पहुंचे, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं माने। बच्चों के अभिभावक भी स्कूल में पहुंचे। स्कूल प्रशासन से पूरे मामले को लेकर कुछ समय तक बातचीत भी की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तो वहीं इस पूरे मामले में स्कूल के वाइस प्रिंसिपल ने बड़ा ही बेतुका बयान दे डाला। तो करनाल के सेक्टर 12 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वहीं इस अवसर पर प्रदर्शनकारी कांग्रेसी नेताओं ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में स्मार्ट सिटी के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। साथ ही कहा, किसान बेहद परेशान है और शहर में पानी की निकासी न होने से स्थानीय लोगों को भी परेशानी हो रही है। उधर इस प्रदर्शन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ साथ करनाल विधायक भी शामिल रहे और सीएम के इस्तीफे की मांग करते हुए डीसी के नाम ज्ञापन सौंपा। जगमग योजना में शामिल हिसार के गांव में बिजली की व्यवस्था डगमगा गई है। बिजली विभाग की लापरवाही के चलते पंचग्रामी पावड़ा के ग्रामीणों ने ऐसे कार्यालय का घेराव किया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में बिजली की समस्या बनी हुई है, जिसके चलते सभी को परेशानी हो रही है। रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर मार्ग पर धारूहेड़ा के लोगों ने लगाया जाम। जल भराव से परेशान है लोग। कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव भी मौके पर पहुंचे। इधर पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश का असर अब हरियाणा समेत दिल्ली पर भी पड़ना शुरू हो गया। लगातार हो रही बारिश से यमुना नदी में जल स्तर काफी बढ़ गया है। दिल्ली के निचले क्षेत्र में पानी भरने से कई परिवारों को सुरक्षित जगह भेजा गया है। वहीं सोनीपत में फिलहाल फसलों को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एहतियातन यमुना के आसपास के इलाकों में धारा 144 पहले से ही लागू कर दी है। साथ ही नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है। यमुना नदी के नजदीक बसे हुए गांव के सरपंचों को गांव में मुनादी करवाकर यमुना के किनारे न जाने के लिए चेतावनी भी दी गई है। उधर सोनीपत के मोरथल में नेशनल हाईवे पर एक बस चालक के साथ लूटपाट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि सवारी बैठाने के लिए जैसे ही गांव नांगल खुर्द के पास बस रुकी, बदमाशों ने बस चालक और मालिक पर हमला करके 6,000 रुपए लूट लिए।
मूर्थल थाना पुलिस ने पीड़ित ड्राइवर की शिकायत पर 10 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और अभी सभी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया है। गोहाना के बस डिपो परिसर में गंदे पानी में शव मिलने से सनसनी फैल गई है। शव मिलने की सूचना आसपास के लोगों ने बस स्टैंड इंचार्ज को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पानी से बाहर निकलवाया। अभी तक मृतक की कोई पहचान नहीं हुई है। कॉलोनी के लोगों ने बताया कि मृतक की उम्र करीब 60 साल है। वहीं जांच अधिकारी ने बताया कि फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच जारी है। रोहतक की इंदिरा कॉलोनी के पास से गुजरने वाले रेलवे ट्रैक के किनारे एक शव मिला, जिसकी सूचना पर जीआरपी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। संदिग्ध परिस्थितियों को देखते हुए जांच के लिए एसएफएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया। फिलहाल शख्स की शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाएगा। इधर करनाल की अशोका कॉलोनी में एक दुकान में भयंकर आग लगी, जिसके बाद लोगों ने दमकल विभाग की टीम को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने भारतीय महिला हॉकी टीम को जीत पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा, मुझे गर्व है कि इस विजयी टीम में हरियाणा के 9 खिलाड़ी शामिल हैं। हॉकी टीम की अगुवाई कर रही हरियाणा की रानी रामपाल से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने फोन पर बात कर उन्हें जीत की बधाई दी। इसके साथ ही टीम में खेल रही हरियाणा के 9 खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए विज ने हरियाणवी में ट्वीट किया है। मीडिया से बातचीत में गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि पुरुष और महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक में इतिहास रचा है। विज ने बताया कि रानी रामपाल से हुई उनकी बात और पूरी ही टीम में जोश भरा हुआ है। ओलंपिक खेलों के बीच जहां भारत को 2 मेडल मिल गए हैं, वहीं देश में खिलाड़ियों के सम्मान में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उधर इसी सिलसिले में हरियाणा के खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। संदीप सिंह ने खिलाड़ियों की तारीफ करते हुए कहा कि ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों ने देश का नाम ऊंचा किया है। संदीप सिंह ने हॉकी टीम की तारीफ करते हुए कहा कि हमारी हॉकी टीम के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ पाना है और महिला और पुरुष हॉकी टीम ने ये बखूबी कर दिखाया है। वहीं हरियाणा सरकार की पॉलिसी की तारीफ करते हुए संदीप सिंह ने कहा कि हरियाणा में गोल्ड मेडल लाने पर खिलाड़ियों को 6 करोड़ रुपए दिए जाते हैं और सरकार की तरफ से खिलाड़ियों का पूरा सम्मान किया जाता है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने यादगार प्रदर्शन करते हुए पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सोमवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल में भारत ने वर्ल्ड नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से मात दी। जीत की नायिका गोलकीपर सविता पूनिया रही हैं, जिन्होंने कुल 9 बेहतरीन बचाव किए। भारत के लिए एकमात्र और निर्णायक गोल गुरजीत कौर ने 22वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर किया। मैच के पहले क्वार्टर में भारतीय खिलाड़ियों ने कुछ बेहतरीन मौके बनाए, लेकिन वो गोल नहीं कर सके। दूसरे क्वार्टर में ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा शुरुआती 5 मिनट तक काफी भारी रहा, लेकिन भारतीय गोलकीपर और डिफेंडरों ने ऑस्ट्रेलिया के सभी मौकों को नाकाम कर दिया। फिर भारत को मैच के 22वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसे ड्रैग फिलकर गुरजीत कौर ने गोल में तब्दील कर भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। मैच के अंत तक और इसके बाद तक और कोई भी गोल नहीं हो सका। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना 4 अगस्त को अर्जेंटीना से होगा, जिसने जर्मनी को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। आपको बता दें कि भारतीय पुरुष टीम भी पहले से ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में दुनिया की दूसरी सर्वश्रेष्ठ टीम ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। टोक्यो ओलंपिक 2021 का यह दिन खास तौर पर याद किया जाएगा। सोनीपत की 4 बेटियों ने महिला हॉकी टीम ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है।
भारत की जीत के बाद महिला हॉकी टीम में शामिल सोनीपत की 4 बेटियों के परिवारों में खुशी का माहौल है। वहीं टीम की जीत पर खिलाड़ियों के कोच ने भी खुशियां मनाई। सिरसा के गांव जोधखा की बेटी सविता पुनिया भी भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा है। सविता गोलकीपर के रूप में अपनी भूमिका निभा रही हैं। सविता के परिजन काफी उत्साहित हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम के अब तक के प्रदर्शन से पूरा परिवार खुश है। भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने रविवार को चीन की जियाओ है बिंग को हराकर टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। सिंधु 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई हैं। सिंधु ने इस मुकाबले में शुरुआत से ही दबदबा बनाए रखा और पहले गेम में चीनी खिलाड़ी को 21-13 से हराकर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। इसके बाद उन्होंने दूसरे गेम में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए मेडल अपने नाम कर लिया। भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में 3-1 से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में एंट्री कर ली है। इस तरह भारत ने पदक की उम्मीद काफी बढ़ा दी है। भारतीय हॉकी टीम 41 साल बाद ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची है। टीम ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। रविवार को ओई हॉकी स्टेडियम में खेले गए दिन के पहले मुकाबले में ब्रिटेन को 3-1 से हराया था। महिला स्प्रिंटर दुती चंद 200 मीटर हीट 4 में 7वीं पोजीशन पर रही। दुती सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने से चूक गई। उन्होंने हीट में 23.85 सेकंड का समय निकाला। दुती का पर्सनल बेस्ट 23 सेकंड का है। मुख्यमंत्री ने हॉकी खिलाड़ी निशा और नेहा को भेजी 5 लाख की आर्थिक सहायता। सीएम का शुभकामना संदेश और सहायता राशि लेकर पहुंचे ओएसडी गजेंद्र फोगाट। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी दल का हिस्सा है सोनीपत की निशा और नेहा गोयल। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना